तो गाइस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द कोलोनाइजेशन ऑफ द जीआई ट्रैक। तो कोलोनाइजेशन ऑफ जीआई ट्रैक होता क्या है बेसिकली, अगर इसके बारे में बात करूँ तो कोलोनाइजेशन ऑफ जीआई ट्रैक होता क्या है, जो अपनी जीआई ट्रैक होता है जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन वगैरह हो गया, है ना। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो भी अपना स्टमक हो गया, ठीक है, इंटेस्टाइन हो गया, यहाँ पे बैक्टीरिया जो है ना कोलोनाइज कर देता है। यहाँ बैक्टीरिया का ना यहाँ पे बैक्टीरिया ओवर ग्रो करने लगता है, ठीक है। यहाँ पे बैक्टीरिया जो हो गया वो उनका जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है और यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं स्टमक में, इंटेस्टाइन में। तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलोनाइजेशन ऑफ जीआई ट्रैक्ट। ये बेसिकली गाइज एक क्यों होता है ना, मेनली ये हम लोग को दिखता है क्रिटिकली इल पेशेंट में जो आईसीयू में होते हैं। तो मेनली किस में दिखता है, क्रिटिकली इल पेशेंट में, जैसे कोई पेशेंट जो आईसीयू में हो। अब इसका हम लोग कॉज देखते हैं होता क्या है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या है, माइक्रोबियल लैंडस्केप इन द जीआई ट्रैक अल्टर्ड इन अ क्रिटिकली इल पेशेंट। क्रिटिकली इल पेशेंट की बात किस में करा, जैसे आईसीयू वाला पेशेंट में है। तो इसका गैस्ट्रिक कोलोनाइजेशन का बेसिकली कॉज क्या होता है ना, ये मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले होता है एसिड सप्रेशन ड्रग। तो देखो एसिड सप्रेशन ड्रग जैसे पीपीआई हो गया, है ना, जैसे पेंटाप्रोजोल हो गया, रेबिप्रोजोल हो गया, ओमिप्रोजोल हो गया, या फिर H2 ब्लॉकर हो गया अपना, ठीक है, जैसे रेंटेक हो गया, जेंटेक हो गया। तो ये सब हम लोग क्या करते हैं, जो क्रिटिकली इल पेशेंट आईसीयू वाले में होते हैं ना, क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं या फिर जो पेशेंट जो आईसीयू में है, तो उनमें उसको हम लोग क्या करते हैं, उनमें फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत रहता है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस की कंडीशन होती है उनमें। तो वहाँ पे अल्सर होने का चांसेस होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस अल्सर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस अल्सर। तो ड्यू टू फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस वहाँ पे अल्सर होने का चांस होता है, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा इन्वायरमेंट होता है, जब बंदा आईसीयू में रहता है ना, तो ये बहुत ही उसके फैमिली के लिए तो स्ट्रेस का होता है। तो सोचो उसके लिए कितना स्ट्रेस का कंडीशन होता होगा। तो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे अल्सर फॉर्म होने का चांसेस होता है ना, वहाँ पे अल्सर फॉर्म होने का चांसेस होता है। तो इसी के लिए उसके प्रोफाइलेक्सिस के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, एसिड सप्रेशन ड्रग देते हैं, ठीक है, जैसे पीपीआई हो गया, H2 ब्लॉकर हो गया। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग लंबे टाइम तक ये सब ड्रग देते रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, जो अपना एसिड है ना, एसिड जब है क्या करेगा, एसिड बनना बंद हो जाएगा, तो HCl यहाँ पे आना बंद हो जाएगा। तो जब HCl कम हो जाएगा ना, तो HCl अपने को पता है ये जो होता है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है HCl में, अगर हम लोगों ने फिजियोलॉजी पढ़ा होगा आपने, तो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। तो वो बेसिकली वो ख़त्म हो रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पे बैक्टीरिया ना ग्रो करने लगते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोलोनाइजेशन ऑफ द बैक्टीरिया। तो मेन रीजन क्या है, एसिड सप्रेशन ड्रग to for the which used for the prophylaxis of the this stress ulcer which occur due to physiological stress, ठीक है। और बेसिकली ना आईसीयू पेशेंट में देखने को मिलता है अपने को। अब देखो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, अब जो ये यहाँ पे कोलोनाइज बैक्टीरिया है ना, 15% का क्या होता है यहाँ पे ट्रांसलोकेशन होता है, मतलब एक से दूसरी जगह जाने लगते हैं। कोई ब्लैडर में जाएगा, कोई लंग में जाएगा। तो लंग में अगर जो जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। अब इन 50% केस में ना अबाउट 7.5%, मतलब इसका 50%, 15% का 50% जो होता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन करा देता है। मतलब गाइस अगर मैं बताऊँ, किसी को अगर गैस्ट्रिक कोलोनाइजेशन, मेनली ऐसा बोला जाता है, मैंने ऐसा पढ़ा है, किसी को अगर गैस्ट्रिक कोलोनाइजेशन है, मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया ओवर ग्रो करता है, और किसी को नोजोकोमियल इन्फेक्शन हुआ है, तो जो बैक्टीरिया यहाँ पे है ना, वही बैक्टीरिया यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, मैक्सिमम चांस यही होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको ध्यान रखने का। उसके बाद अभी इसमें करेक्टिव मेजर हम लोग क्या क्या लग सकते हैं। अच्छा, अभी नोजोकोमियल इन्फेक्शन हुआ तो पेशेंट में सिम्टम वगैरह आएंगे, कफिंग वगैरह आएगी, चेस्ट पेन वगैरह होगा, है ना, जो भी निमोनिया का सिम्टम होता है, ठीक है, साइनोसिस होगा, ठीक है, पुरुलेंट कफ निकलता है उसमें बाद में जाके, है ना। उसके बाद ल्यूकोसाइटोसिस वगैरह मिलता है इस पेशेंट में, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या, वही एक्सरे कराते हैं हम लोग, एक्सरे करा के स्पुटम कल्चर हम लोग करा लेंगे। तो उसको हम लोग उसके बाद हम लोग इसमें ट्रीटमेंट करते हैं। और तो अवॉइड, सबसे पहले क्या करना है, अवॉइड एसिड सप्रेशन ड्रग, जो भी पीपीआई वगैरह है, H2 ब्लॉकर वगैरह, मेनली पीपीआई हम लोग देते हैं, तो उसको हम लोग बंद कर देते हैं। एंड यूज प्रोफाइलेक्सिस ऑफ दी विच यूज फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ दी स्ट्रेस अल्सर। तो उसको हम लोग नहीं देते, जो एसिड सप्रेशन ड्रग जो कि प्रोफाइलेक्सिस ऑफ स्ट्रेस अल्सर के लिए यूज हो रहा है, उसके रोकथाम के लिए यूज हो रहा है, उसको हम लोग बंद कर देते हैं।
है ना। सेकंड गाइज, और हम लोग इसमें एक और चीज़ मैं बताऊँ, इसमें और करेक्टिव मेजर क्या लेते हैं, इसमें हम लोग गैस्ट्रिक लावाज करते हैं। इसमें हम लोग गैस्ट्रिक लावाज करते हैं ताकि जो भी बैक्टीरिया वगैरह सब वहाँ पे से निकल जाए। तो गैस्ट्रिक लावाज करते हैं विथ एंटीबायोटिक। विथ एंटीबायोटिक मतलब एक और उसके साथ गैस्ट्रिक लावाज तो करेंगे ही करेंगे, प्लस साथ में हम लोग पेशेंट को ऐसी एंटीबायोटिक देंगे ना जो कि क्या हो, जो कि अनएब्जॉर्बल हो। ठीक है, अनएब्जॉर्बल हो। ठीक है, तो मतलब वो स्टमक में जाके मेनली वो स्टमक वगैरह में पड़ी रहती है, वो ऐसी एंटीबायोटिक देंगे जो कि अनएब्जॉर्बल है। तो जैसे वो ब्लड में ना जाए, तो वो इसी स्टमक में पड़ी रहेगी, तो वहाँ पे ज़्यादा उसका एक्शन आएगा। तो उसको बोलते हैं रिफेम्पिसिन। तो रिफेम्पिसिन गाइस ऐसी ड्रग होती है बेसिकली जो कि ये जो अपनी पड़ी रहती है इसमें, ये क्या बोलते हैं, ये इसमें क्या बोलते हैं, अनएब्जॉर्बल होती है, तो स्टमक में वो पड़ी रहती है लंबे टाइम तक के लिए। तो ये रिफेक्सिमिन होती है गाइस। उसके बाद हम लोग गाइस आगे देखते हैं कि अब दूसरा एक होता है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिडिए। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिडिए का मतलब अब एक टाइप का एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। ये कैसा बैक्टीरिया होता है, बेसिकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब गाइस नॉर्मली क्या होता है ना, नॉर्मली हमारे जो इंटेस्टाइन है, हमारे गट में, वहाँ पे नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा होता है जो कि अपने गट को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, वो अपने गट को प्रोटेक्ट करके रखता है किससे, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिए से। ये दोनों का आपस में ना बहुत झगड़ा है कि बेसिकली ये इसको सप्रेस करते रहता है, इसको ओवरग्रो नहीं होने देता माइक्रोफ्लोरा जब तक वो है। पर कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि देखो, इट डू नॉट इनविट द बॉवेल ऑफ हेल्थी इंडिविजुअल। मतलब ये वही हेल्दी पेशेंट है तो उसके बॉल को क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिए कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें माइक्रोफ्लोरा होता है, उसको सप्रेस कर देता है। बट ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक गाइज ने क्या करता है ना, जब हम लोग एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा किसी पेशेंट में देते हैं ना, तो ये माइक्रोफ्लोरा हमारे डैमेज हो जाते हैं। तो माइक्रोफ्लोरा डैमेज हो जाएंगे तो जो अपना ये होता है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिए होता है, इसका बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। तो ये अपना क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है, तो ये इन्फेक्शन करा देता है। ठीक है, तो ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक एक तो हो गया जो फ्लोरा को डिक्रीज करेगा, एक तो यूज ऑफ पीपीआई। तो पीपीआई भी क्या करता है, रिजल्ट इन क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिए, क्योंकि ये भी एसिड सप्रेशन करता है। तो यहाँ पे एक माइक्रोबियल का ओवर ग्रोथ करने का यहाँ पे एक जरिया बन जाता है, ये है ना, पाथ बन जाता है ये। तो दो कारण होते हैं, एक तो एसिड सप्रेशन ड्रग का यूज करना, दूसरा ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक। ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक से क्या होगा, माइक्रोफ्लोरा डैमेज होंगे तो ये बढ़ जाएगा क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिए। तो दो मेन रीजन होते हैं, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक एंड यूज ऑफ एसिड सप्रेशन ड्रग। उसके बाद क्या क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स में मैं बताऊं तो क्लिनिकल फीचर्स यहाँ पे क्या क्या था, वाटरी डायरिया होता है पेशेंट में क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिए के इन्फेक्शन में, फीवर होता है, ल्यूकोसाइटोसिस होगा, WBC का नंबर यहाँ पे क्या होगा, मोर देन 11,000 हो जाएगा। सेप्टिक शॉक हो सकता है इसी वजह से, सेप्सिस की वजह से। उसके बाद पेशेंट अगर सेप्सिस में गया तो सेप्टिक शॉक कर सकता है, और मल्टीपल सेप्टिक शॉक की वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है जब ये सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है। तो अभी डायग्नोसिस की कैसे बताते हैं, तो मेनली हम लोग डायग्नोसिस स्टूल कल्चर से बनाते हैं। हम लोग एब्डोमिनल एक्सरे करा सकते हैं, CBC हम लोग करा के WBC उसमें देख लेते हैं, तो WBC वहाँ पे बड़ा हुआ मिलता है। ये साइटोटॉक्सिन को डिटेक्ट करने के लिए, साइटोटॉक्सिन को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग एलिसा टेस्ट भी करा लेते हैं। अगर उसके बाद हम लोग कभी कभी पेशेंट में लोग कोलोनोस्कोपी प्रेफर करते हैं, पर कभी कभी करते हैं जब अपने को 100% लगता है कि क्लोस्ट्रीडियम हो सकता है, पर वहाँ पे अपने को साइटोटॉक्सिन एलिसा नहीं मिल रहा है, पर अपने को लग रहा है कि ये क्लोस्ट्रीडियम का इन्फेक्शन हो सकता है, तो हम लोग कोलोनोस्कोपी करा लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग अभी इसमें ट्रीटमेंट में हम लोग क्या देते हैं देखते हैं। तो माइल्ड केस कभी बोलते हैं जब भी WBC लेस देन 15,000 हो और टेम्परेचर लेस देन 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना। तो उस केस में गाइज हम लोग क्या देते हैं, मेट्रोनिडाजोल देते हैं 500 mg पर ओरल। ये प्रीफर करते हैं मेनली क्या प्रीफर करते हैं, मेट्रोनिडाजोल 500 mg पर ओरल TDS, मतलब ओरल टेबलेट देते हैं 500 mg ओरल TDS। अगर सपोज ये नहीं है तो हम लोग दूसरा भी इसका अल्टरनेट यूज कर सकते हैं, मेनली तो ये देना है। अगर ये नहीं है तो वेंकोमाइसिन 125 पर ओरल QID देते हैं। अगर ये भी हम लोग नहीं दे सकते तो हम लोग IV मेट्रो 500 IV TDS देते हैं। तो तीनों में से एक देना है, पर प्रीफर कौन